अब हर इमोशन करो सेलिब्रेट एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। आ गए हैं लल्लन टॉप स्टिकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर। ऐसे स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड। डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। दुनिया भरोसे पर टिकी है, अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों पर भरोसा जो अजनबियों पर भी किया जाता है, क्योंकि हम मानकर चलते हैं कि समाज, धर्म और कानून के लिखित अलिखित नियमों से सभी बंधे रहेंगे। इसीलिए हम हर वक्त अनहोनी की आशंका से परेशान नहीं रहते। लेकिन तभी हमारे सामने ऐसी खबरें आ जाती हैं कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। कहीं निकट सहयोगी किसी सेलिब्रिटी को ड्रग्स देता है, कहीं किसी महंत पर स्कूल में पढ़ रही बच्चियों के यौन शोषण का आरोप लगता है, तो कहीं से खबर आती है कि मनचले ने लड़की पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, सिर्फ इसलिए कि उसने बात नहीं की। दिन की बड़ी खबर में हम कर्नाटक, गोवा और झारखंड से आई इन हृदय विदारक घटनाओं की बात करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे छोटे मोटे लालच के चलते लोग दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने पर उतारू हैं। लेकिन पहले देखिए दिन का वीडियो। प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन और बगल में लगा पार्सल्स का ढेर। वीडियो स्लो मोशन में है जिसमें पार्सल को उड़ते हुए देखा जा सकता है। वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने रेलवे को आड़े हाथों लिया। निजीकरण और सरकारी सेवाओं को लेकर डिबेट चल पड़ी। लोगों ने कहा यही लोग प्राइवेटाइजेशन के विरोध में सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि दूसरों के सामान को तोड़ने का सरकारी मजा निजीकरण में कहां मिलेगा। थोड़ी देर बाद रेलवे का जवाब आया। रेलवे ने कहा वीडियो पुराना है, इसे मार्च 2022 में शूट किया गया। वीडियो में दिख रही ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस है और जगह है गुवाहाटी स्टेशन। रेलवे पार्सल के लिए सिर्फ स्पेस देता है, उनको हैंडल करने का काम थर्ड पार्टी का होता है। ये उसी थर्ड पार्टी कंपनी के कर्मचारी हैं। हालांकि एक बात यह भी है कि एजेंसी चाहे सरकारी हो या निजी, किसी को आपके कीमती सामान के साथ ऐसे व्यवहार की अनुमति नहीं होनी चाहिए। और एक जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, बिना जांचे, बिना परखे वायरल करवाने के चक्कर में कोई फोटो, वीडियो या मैसेज फॉरवर्ड ना करें। याद रखें, दुर्घटना से देर भली। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। फाइव जी को लेकर एक बड़ा अपडेट रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से आया है। रिलायंस की 45वीं एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम में कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस जियो ने दुनिया का सबसे तेज 5G रोल आउट प्लान तैयार किया है। इस साल दिवाली तक हम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता समेत प्रमुख शहरों में जियो 5G लॉन्च करने जा रहे हैं। हालांकि टियर 2 और टियर 3 शहरों समेत देश के बाकी हिस्सों को अभी कुछ इंतजार करना होगा। दिसंबर 2023 तक भारत के हर शहर, तहसील, गांव तक जियो 5G की सेवाओं को पहुंचाया जाएगा। 5G तकनीक को घर घर तक पहुंचाने के लिए रिलायंस अमेरिकी कंपनी क्वालकॉम के साथ पार्टनरशिप करेगी। वैसे रिलायंस ने 5G सिम को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं दी है, लेकिन अक्टूबर के महीने में दिवाली है, समय कम है, इसलिए ऐसी उम्मीद है कि कंपनी जल्द ही 5G सिम और प्लान्स को लेकर ऐलान कर सकती है। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने अपने संबोधन में बेटी ईशा अंबानी को रिलायंस रिटेल का प्रमुख बताया और हिंट दी कि बेटे अनंत अंबानी को न्यू एनर्जी का कारोबार दिया जा सकता है। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि अंबानी ने अपने बेटे और बेटी के बीच कारोबार को बांट दिया है। हालांकि इस तरह की खबरें पहले भी आई थी, आज एजीएम में उन्होंने इन्फॉर्म किया। अगली सुर्खी, दिल्ली में चल रही है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। कितना घिसा वाक्य है पर समीचीन। आज बहुमत साबित करने का दिन था। बहुमत साबित करने के लिए विश्वास मत का प्रस्ताव दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में पेश किया। केजरीवाल का आरोप था कि बीजेपी तख्ता पलट के लिए आम आदमी पार्टी विधायकों को खरीदने में जुटी है और वो विधानसभा में दिखाएंगे कि उन्होंने दिल्ली में ऑपरेशन लोटस को नाकाम कर दिया। केजरीवाल विश्वास मत पेश करते उससे पहले ही बीजेपी विधायकों ने सदन में हंगामा किया। बीजेपी विधायक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाने और आबकारी नीति समेत अलग अलग मुद्दों पर संक्षिप्त चर्चा की मांग कर रहे थे। हालांकि स्पीकर राखी बिड़लान ने विपक्ष के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और फिर विधायक सदन के वेल में तख्ती लेकर प्रदर्शन करने लगे। हंगामा बढ़ता देख सभी विपक्षी विधायकों को पूरे दिन के लिए मार्शल आउट कर दिया गया। अब यहाँ पर दो पारिभाषिक शब्द आ गए हैं। आबकारी मतलब शराब आदि से जुड़ी नीति, और मार्शल आउट मतलब जो वहां पे सुरक्षा बल तैनात होते हैं, जिनको मार्शल कहा जाता है, उनको ये निर्देश देना कि इन माननीय विधायकों को बाहर ले जाओ, प्यार से न जाएं तो जबरन ले जाओ।
सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो केजरीवाल ने महंगाई, किसानों के मुद्दे और गुजरात के लोगों की समस्याओं के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला। केजरीवाल के बाद आप विधायक दुर्गेश पाठक ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाकर भ्रष्टाचार का मुद्दा विधानसभा में उठाया और फिर आपके विधायक विनय सक्सेना के इस्तीफे की मांग करते हुए वेल तक आ गए। हंगामा बढ़ता देख सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई और केजरीवाल बहुमत साबित नहीं कर सके। अब कल यानी 30 अगस्त को केजरीवाल बहुमत साबित करेंगे, ऐसी उम्मीद है। अगली सुर्खी, कर्नाटक में हिजाब मामले को लेकर आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई उन याचिकाओं पर की गई जिनमें शिक्षण संस्थानों में हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि याचिकाकर्ता फिलहाल सुनवाई को टालना चाहते हैं। इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा, हमें ये मंजूर नहीं है। पहले आप तत्काल लिस्टिंग कर सुनवाई चाहते थे और जब मामले में लिस्टिंग होती है तो आप सुनवाई टालना चाहते हैं। हम फोरम शॉपिंग की इजाजत नहीं देंगे। इसके बाद याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि बाकी के वकील पूरे भारत से और कुछ कर्नाटक से भी आ रहे हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब प्रतिबंध बरकरार रखते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक की मांग करने वाली याचिकाओं पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। साथ ही सुनवाई की अगली तारीख 5 सितंबर मुकर्रर की गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद इसी बरस जनवरी के महीने से शुरू हुआ। उडुपी जिले के एक सरकारी कॉलेज में कुछ मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण क्लासरूम में बैठने से रोक दिया गया। कॉलेज मैनेजमेंट ने नई यूनिफॉर्म पॉलिसी को इसकी वजह बताया। इसके बाद मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 3 जजों की बेंच ने कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक को सही बताया। बेंच का कहना था कि हिजाब इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से ही है, जिसका संबंध पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका से है। आज कोर्ट ने केरल के पत्रकार कप्पन द्वारा दायर जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया। कानून संबंधी मुद्दे और अदालत को कवर करने वाली वेबसाइट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस यू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने मामले की सुनवाई की। कप्पन की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा, आरोप है कि कप्पन को पीएफआई ने आतंकी गतिविधियों के लिए 45,000 रुपए दिए, जबकि इस बात का कोई सबूत नहीं, सिर्फ आरोप है। पीएफआई ना तो आतंकवादी संगठन है और ना ही प्रतिबंधित संगठन। कप्पन पत्रकार है, उन्होंने सिर्फ पीएफआई से जुड़े एक अखबार के साथ काम किया है। याचिका का विरोध करते हुए यूपी सरकार की वकील गरिमा प्रसाद का कहना था कि इस मामले में 8 आरोपी हैं, जिनमें से कुछ दिल्ली दंगों के आरोपी भी हैं। सिब्बल ने जवाब देते हुए कहा कि इसमें कप्पन शामिल नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और इस मामले में अगली सुनवाई 9 सितंबर को होना है, ये तय किया। इसी मामले में पिछले साल जुलाई में मथुरा की स्थानीय अदालत ने कप्पन की जमानत याचिका खारिज की थी, जिसके बाद कप्पन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था, पर हाईकोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। हाईकोर्ट का कहना था कि हाथरस में उनके पास कोई काम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने वाले फैसले को चुनौती दी गई और आज अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में हम आपको 3 घटनाएं बताएंगे, ऐसा वादा किया था। शुरुआत की जाएगी झारखंड के दुमका से। यहां एक लड़की को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया गया क्योंकि उसने एक मनचले की बात नहीं मानी। मनचला उसे कॉल करके परेशान करता था, मिलने का दबाव डालता था। लड़की को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने बात नहीं की। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी होगी। संभव है कि आपने दुमका के इस मामले के बारे में सुना हो। पीड़िता की उम्र को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। वो 12वीं में पढ़ती थी, लेकिन कुछ जगह उसकी उम्र 16 बरस और कुछ जगह 19 बताई जा रही है। लड़की के पिता ने भी उसे नाबालिग बताया है, इसलिए हम उसका नाम जाहिर नहीं कर रहे हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आरोपी शाहरुख पीड़िता के घर के करीब रहता है। बीते कुछ दिनों से उसे कॉल किए जा रहा था और 23 अगस्त की सुबह 4 से 4:30 के बीच उसने पीड़िता को जिंदा जला दिया। ये सब कैसे हुआ, पीड़िता के पिता से सुनिए। इसी मोहल्ला में रहता है, 200 मीटर की दूरी में मेरे घर से। वो ने मेरी बेटी का कैसे करके 10 से 15 दिन पहले नंबर ले लिया था। मैं अपना दोस्त से किसी से नंबर लेकर के तंग करने लगा फ़ोन में। मेरी वाइफ नहीं है तो मेरी बेटी हमको बोल नहीं सकी। 22 तारीख को बेटी ने नहीं बोला कुछ नहीं बोली थी। 22 तारीख को 22/8 को वो हमको रात में वो फ़ोन किया था 8 बजे। बेटी हम घर आए 10 बजे तो हमको बोली, पापा देखिए हमको धमकी दिया कि तुमको जान मार देंगे। ठीक है बेटा, उसको सुबह में जाकर जान के मार देंगे, मतलब हमसे तुम बात करो, हमसे तुम प्यार करो। तो ये बोलती कि हम तुमसे नहीं बात करेंगे, तुम कौन है तुम। तो वही के चक्कर में वो हमको
उसको धमकी देता है तुम ट्यूशन जाओगे यहाँ ही कर देंगे, तुम स्कूल जाती हो, कॉलेज जाती हो, जहाँ तुम जाओगे वहाँ तुमको बेइज्जत करेंगे, मतलब कुछ भी जो मनसन। हाँ, बेटी हमको बोली नहीं। 22 तारीख को 8 बजे रात में वो हमको मतलब धमकी दिया था। उसके बाद वो हमको रात में 10 बजे बोली बेटी, और ठीक है बेटा सुबह हम जाके उससे हम बात करते हैं। 4:30 बजे सुबह में उसको ऐसा कांड, मतलब कि पेट्रोल छीट के माचिस मार के उसको आग लगा दिया। इसी रूम में यही वो खिड़की है? यही खिड़की है। तो इसको तोड़ा नहीं, एक दरवाजा बंद था, एक दरवाजा सटा हुआ था। ठेल करके यहाँ से यहाँ पर्दा लगी हुई थी, पेट्रोल छीटा, और पेट्रोल छीटा तो बेटी मेरी उठ गई कि पानी पड़ रहा है। जैसे उसके देखने गई तो माचिस फेंक दिया उसके शरीर पे, फेंक दिया, पूरा लखने लगी, लगते हुए मतलब जलती हुई मेरे रूम में आई, चिल्लाते हुए पापा बचा लीजिए। तो हम सोचे कहाँ से आग लगा, फिर वहाँ से उठ करके मैं देखा तो पूरा घर जल रहा मेरा। पुलिस को दिए अपने बयान में पीड़िता ने बताया कि उसे अपनी पीठ में तकलीफ महसूस हुई और कुछ जलने की बू आई। उसने आंखें खोली तो शाहरुख भागता नजर आया। किसी तरह वो अपने पिता के कमरे में पहुंची, जो उसे दुमका के ही फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में ले गए। इसके बाद पुलिस में शिकायत हुई और 23 अगस्त को ही आरोपी शाहरुख और छोटू खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। छोटू ने ही पेट्रोल का इंतजाम किया था। इन दोनों पर लगी धाराओं में अब हत्या की धारा को भी जोड़ा जाएगा। चूंकि पीड़िता को बेहतर इलाज की जरूरत थी तो उन्हें रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में रेफर किया गया और यहीं इलाज के दौरान उन्होंने 28 अगस्त की सुबह दम तोड़ दिया। ये खबर आते ही दुमका में तनाव फैल गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पूरे इलाके में धारा 144 लगाई गई। पोस्टमार्टम के बाद पीड़िता का शव दुमका लाया गया, जहां भारी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार हुआ। मीडिया में वो तस्वीरें भी आईं जिसमें प्रशासनिक अधिकारी पीड़िता के घर पहुंचे और 10 लाख रुपए के मुआवजे का चेक दिया। मुआवजे की बात पर पीड़िता के पिता ने बड़ी मार्मिक प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। हेमंत सोरेन पहले अगर पैसा हमको दे देते तो बेहतर इलाज के लिए हम आज कहीं भी जाते, मेरी बेटी बच जाती। रिम्स हॉस्पिटल में उतना व्यवस्था है नहीं। बर्न वार्ड का केस था ये, बर्न का। अगर 10 लाख क्या, उसमें 20 लाख भी लगता, 30 लाख भी, मतलब जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना पैसा लगता सर। अगर उस समय अगर हमको वो दे देते, अगर मदद कर देते, आज मेरी बेटी मरती नहीं, मेरी बेटी बच जाती। इस मामले में एक सवाल अहम है कि क्या इस घटना को किसी तरह रोका जा सकता था? क्या पुलिस ने लापरवाही दिखाई? इस बारे में आज तक संवाददाता सूर्याग्नि रॉय ने पीड़िता की बहन से बात की। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण के बारे में तभी मालूम चला जब पीड़िता पर हमला हो गया। नहीं सर, घटना घटने के बाद बताया कि वो 10-15 दिन से मैं उनको परेशान कर रहा था। नंबर जहाँ से भी लेके उसको कॉल किया और फिर उसको बात करने और मिलने के लिए फोर्स करता था, तो ये मना कर दी तो उसको मारने का धमकी दिया था। तो पुलिस के पास जब आपको पता चला तब पुलिस के पास जाने आपको नहीं लगा कि जाने? सर वो घटना होने के बाद बताई ना। दुमका डिप्टी कमिश्नर ने भी ये बात प्रेस से कही कि प्रशासन को इस घटना के बारे में मालूम ही नहीं था। संभव है ऐसा हुआ हो, लेकिन यहाँ ये बात दर्ज करना ज़रूरी है कि प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ सूचना के बाद कार्रवाई करना ही नहीं हो सकता। प्रशासन का काम ये भी है कि उसका इकबाल कायम हो और कायम रहे। अपराधियों के मन में ये भय होना आवश्यक है कि अगर वो कोई गलत कदम उठाएंगे तो उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। भारत में छेड़खानी या स्टॉकिंग के मामलों में न समाज गंभीर रहता है और न ही पुलिस प्रशासन। हम आपको झारखंड और झारखंड के बाहर से हज़ारों उदाहरण बता सकते हैं जहां आरोपी के डर से लड़कियां शिकायत नहीं कर पाईं, या फिर उन्होंने शिकायत की तो त्वरित मदद नहीं मिली, या आरोपी से ही समझौता करने को कह दिया गया। इस घटना को लेकर 3 सवाल और प्रमुख हैं। पीड़िता और आरोपी अलग अलग धर्मों से हैं, ऐसे में कथित लव जिहाद का आरोप लगा, तो क्या पुलिस को अपनी जांच में ऐसा कुछ मिला? सुनिए। ये पर्सनल एक इशू था जो कि लड़का के द्वारा जो किया गया, इसमें किसी तरह का वो बात नहीं है। इस लड़के ने कोई मानसिक कुछ मिला आपको जब आपने पूछताछ की? मेंटली अनस्टेबल लगा आपको? ये इसके बारे में कि जांच जो है पुलिस ये अलग से जो है की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि उसको तुरंत से जो है कि जेल भेज दिया गया है और मेंटली जो भी अगर प्रॉब्लम होगी तो उसके अलग से जो है कि डॉक्टर जो हो गए स्पेशलिस्ट उसको बुला करके हम लोग जांच। क्योंकि उसका एक विजुअल जो है वो वायरल हो रहा है, जब पुलिस उसको लेके जा रही है वो हंस रहा है, बहुत मतलब एक एक्साइटेड मूड पे है। तो जब उसके साथ बातचीत पुलिस वालों की हुई तो कहीं लगा कि उसको कुछ रिमोर्स है, गिल्ट फीलिंग है? नहीं, देखिए वो जो कारित जो किया है घटना, ये घटना अपने आप में यूनिक है। जो तेल छिड़क करके किसी को करके आग जला देना, जिसके लगता है कि वो आसपास के रहने वाला जरूर उसको जानता भी होगा, अगल बगल देखता भी होगा, मतलब देखा भी होगा पहले, और तो उसके बाद जो इस तरह का कारित करता है तो नेचुरली उसकी किसी तरह की ऐसी भूमिका या तो उसकी जो है कि मानसिक स्थिति आप अंदाजा लगा सकते हैं।
तो उसको जो है कि आप उस तौर पे भी मत देखिए, और उस पर जो है कि कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है और उसके कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और जो मैक्सिमम जो सेंटेंस है, और इसी कारण है कि पुलिस का जो है प्राथमिकता उसके अरेस्टिंग की थी और तुरंत जो है कि सेम डे उसका अरेस्टिंग करके जेल भेजा गया। हमने आपको वो हिस्सा भी सुनाया जिसमें पुलिस से लड़के के हंसने पर सवाल किया गया था। आज दिन भर वो विजुअल खूब चला जिसमें शाहरुख को हंसते देखा गया, क्रूरता से भरी हंसी। अब पुलिस ने साफ कर दिया है कि शाहरुख कैमरे पर हंसे या रोए, सजा उसे सख्त से सख्त मिलेगी। और झारखंड प्रशासन और पुलिस भी यही कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक अदालत में कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष सोरेन सरकार पर हमलावर है, कह रहा है कि सरकार पिकनिक मोड में है और लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोरेन पर तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया। ट्विटर पर लिखा कि एक ओर हेमंत सोरेन सरकार उपद्रवी नदीम को एयर एम्बुलेंस से भेजकर सरकारी खर्च पर इलाज करवा रही है, दूसरी ओर झारखंड की बेटी को उसी के हाल पर छोड़ दिया क्योंकि जिहादी मानसिकता वाले शाहरुख ने उसे जलाया था। दास के अलावा भाजपा सांसद निशिकांत दुबे जैसे नेताओं ने भी घटना को लेकर राज्य सरकार से सवाल पूछे। ऐसे में प्रेस ने हेमंत सोरेन से भी प्रतिक्रिया मांगी। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ऐसी घटनाओं के लिए समाज में कोई जगह नहीं। जो दुर्भाग्य है कि आज के वर्तमान परिस्थिति से ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे पारिवारिक सब चीजें बहुत आज देश में समाज की विषय पे चर्चा करना चाहिए कि आज जिस तरीके की घटनाएं इस तरीके से हो रही। दुमका वाली घटना का संबंध एक जिले, एक सूबे या एक पार्टी की सरकार से ही नहीं है। दुमका वाली घटना इस बात पर भी सवाल है कि हमारे यहाँ लड़कों की परवरिश कैसे की जा रही है। क्या हमारे यहाँ माता पिता या स्कूल कभी इस बारे में लड़कों से बात करते हैं कि उन्हें किसी महिला या लड़की से बात करने का सलीका आया या नहीं? क्या उन्हें कंसेंट समझ में आती है? जब लड़के गलती करते हैं तो हम क्या करते हैं? उन्हें सबक सिखाने की कोशिश करते हैं या फिर रट लगा देते हैं कि मेरा राजा बेटा कोई गलती नहीं कर सकता? इन सवालों के जवाब खोजिएगा, क्योंकि जब तक इनका जवाब नहीं मिलेगा तब तक दुमका का ये भयानक वाकया खुद को दोहराता रहेगा। और रही इस केस की बात, तो हम उम्मीद करते हैं कि अदालत लड़की का बयान सामने है, स्पीडी ट्रायल करे और सख्त से सख्त सज़ा दे ताकि ये नज़ीर रहे। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि कोई भी लड़की अगर कोई उसे इस तरह से परेशान कर रहा है तो परिवार को भी सूचित करे और पुलिस को भी सूचित करे ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके। अब दूसरी घटना का रुख करते हैं। ये कर्नाटक से जुड़ी है। कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत मठों का बड़ा प्रभाव है। मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से ही आते हैं। अधिकांश लिंगायत गुट सत्ताधारी भाजपा के समर्थक माने जाते हैं, लेकिन कर्नाटक की राजनीति में कोई दल या नेता ऐसा नहीं जो लिंगायत मठों के चक्कर न लगाता हो। हाल ही में राहुल गांधी मुरुगा मठ आए थे। यहाँ महंत ने उन्हें लिंग दीक्षा भी दी थी, यानी आधिकारिक रूप से लिंगायत संप्रदाय में शामिल होने का न्योता दिया था। ये सारी बातें आपको इसलिए बताई ताकि आप समझ सकें कि लिंगायत मठ आस्था और राजनीति दोनों के कितने महत्वपूर्ण केंद्र हैं और इन दोनों ही विषयों में भरोसे का बड़ा महत्व है। लेकिन अब एक लिंगायत मठ से जुड़ी ऐसी खबर आ रही जिससे इस भरोसे को ठेस पहुंचती है। कर्नाटक में एक जिला है चित्रदुर्ग, यहाँ जगत गुरु मुरुगा राजेंद्र विद्यापीठ मठ है। इंडिया टुडे के लिए नागार्जुन द्वारकानाथ ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी है कि इस मठ के एक स्कूल की छात्राओं ने लगातार 3.5 साल तक यौन शोषण की शिकायत की। मठ के महंत शिवमूर्ति मुरुगा शरनारूपर का नाम भी आरोपियों में शामिल है। ये छात्राएं नाबालिग हैं और स्कूल के हॉस्टल में रह रही थी। छात्राएं किसी तरह 250 किलोमीटर दूर मैसूरू पहुंची। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक जब एक ऑटो वाले को उन्होंने अपनी आपबीती बताई तो उसने उन्हें ओडनादी सेवा संस्थे नाम के एक NGO पहुंचा दिया। ये संस्था ह्यूमन ट्रैफिकिंग और यौन शोषण से जुड़े मामलों में महिलाओं और बच्चों को सहायता देती है। 26 अगस्त की रात को बच्चियों ने शोषण की बात NGO के अधिकारियों को बताई और मामला मैसूरू जिला बाल कल्याण समिति के संज्ञान में लाया गया और फिर समिति ने पुलिस में तहरीर दी, जिसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट की धाराओं में विधिवत FIR दर्ज की गई। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक छात्राओं की उम्र 15 और 16 साल है और यौन शोषण 2019 से चला आ रहा है। नागार्जुन की रिपोर्ट में उनाडी सेवा संस्थे के मुखिया स्टैनली का बयान भी छपा। उन्होंने कहा कि ये मामला सिर्फ 2 लड़कियों तक सीमित नहीं है। महंत वर्षों से अपने संस्थान में पढ़ रही दूसरी लड़कियों का शोषण करते रहे, लेकिन बच्चियां डर के मारे किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। इस मामले में एक काउंटर FIR भी हुई, यानी आरोपी ने भी अपनी ओर से एक FIR करवाई।
हॉस्टल के वार्डन ने जनता दल सेकुलर विधायक एसके बसवराजन और उनकी पत्नी सौभाग्या पर पीड़ित लड़कियों को अगवा करने और धमकाने का आरोप लगाया। एसके बसवराजन उस हॉस्टल के पूर्व प्रशासक हैं जहां पीड़ित छात्राएं रह रही थीं। क्योंकि मामला एक लिंगायत मठ से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक दल फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, सिवाय बीएस येदियुरप्पा के। येदियुरप्पा सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं। हाल में उन्हें भाजपा के संसदीय बोर्ड में जगह मिली है। इससे पहले कि पुलिस अपनी ओर से जांच की जानकारियां सार्वजनिक करती, 28 अगस्त को येदियुरप्पा ने कह दिया कि ये झूठा आरोप है। जांच पूरी होने पर शिवमूर्ति मुरुगा शरनारू निर्दोष साबित होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने महंत को जांच से पूर्व बरी कर दिया तो मौजूदा मुख्यमंत्री ने बात को कुछ संभाला। बसवराज बोम्बई ने कहा, यौन शोषण और किडनैपिंग का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और ऐसे में टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी। लेकिन सीएम की संयत भाषा में उनका कैबिनेट नहीं बोल पा रहा। आज ही कर्नाटक के वन मंत्री उमेश खट्टी ने कह दिया कि मामला दरअसल महंत और जेडीएस नेता एसके बसवराजन के बीच वर्चस्व की लड़ाई का है। 2 दशक से दोनों के बीच टकराव है। इसी के नतीजे में यह मामला दर्ज कराया गया। सत्ता पक्ष के बाद विपक्ष की बात करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने 27 अगस्त के रोज प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि यह खबर सुनकर मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। 5-6 महीने पहले ही ऐसी चर्चा चल रही थी। शुरुआत में ही इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। इस बीच कर्नाटक के वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोया का एक बयान चर्चा में। उन्होंने अपने लिखित बयान में कहा, चित्रदुर्ग में एक प्रसिद्ध मठ के महंत के खिलाफ पॉक्सो का मामला दर्ज हुआ। जब ऐसा मामला सामने आता है, अपने आसपास के लोगों पर हमारे भरोसे को ठेस पहुंचती है। कर्नाटक सरकार और सभी राजनीतिक दलों की ये जिम्मेदारी है कि इस मामले में किसी भी तरह की राजनीतिक दखलंदाजी ना हो और लड़कियों को न्याय मिले। अगर मामले को कर्नाटक से बाहर ट्रांसफर करने से न्याय की संभावना बढ़ती है तो उस पर भी विचार होना चाहिए। आज खबर आई कि महंत शरनारू मठ से किसी अज्ञात जगह के लिए निकल गए। जब चित्रदुर्ग पुलिस ने इस बाबत दूसरे जिलों की पुलिस को सूचित किया, तब हवेली जिले में पुलिस ने महंत की गाड़ी को रोका और उन्हें वापस चित्रदुर्ग जाने को कहा। इसके बाद उन्हें पुलिस सुरक्षा में मठ तक वापस लाया गया। जब ये खबरें चलने लगी कि महंत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, तब मुरुगा मठ की सलाहकार कमेटी के सदस्य आनंदप्पा ने कहा, महंत तो एक वकील से मिलने हवेली गए थे, उनके हिरासत में लिए जाने की खबर झूठी है। आज शरनारू ने अपने बचाव में एक बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। ये सब विरोधियों का किया धरा है जो ताकत हथियाना चाहते हैं। मठ समाज की सेवा में विश्वास करता है और कानून के साथ पूरा सहयोग किया जाएगा। तीसरा मामला ये भाजपा नेता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोनाली फोगाट की हत्या से जुड़ा हुआ है। 23 अगस्त को सोनाली की मौत की खबर आई। शुरुआत में कहा गया कि सोनाली की मौत की वजह हार्ट अटैक है। हमने भी ललन टॉप शो में इस तरह से युवा अवस्था में जो हार्ट अटैक के केसेस हो रहे हैं उनके बारे में बात की, डॉक्टर से बात की, लेकिन परिवार ने इस थ्योरी को तब स्वीकार नहीं किया था। अब इस मामले से जुड़ी बातें लगातार सामने आ रही हैं। सोनाली की हत्या का आरोप उनके पीए सुधीर पाल और उनके सहयोगी सुखविंदर पर लग रहा है। इन दोनों पर सोनाली के भाई रिंकू फोगाट की शिकायत पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अब गोवा पुलिस का दावा है कि सुधीर पाल सांगवान ने अपराध भी कबूल कर लिया। उसने गोवा पुलिस को बताया कि वही सुखविंदर के साथ सोनाली को पार्टी करने के बहाने अंजुना बीच के कर्लीज रेस्टोरेंट ले गया था और वहीं उन्हें जबरन नशा करवाया। इसके लिए सुखविंदर ने MDMA नाम की नशीली दवा का इस्तेमाल किया। सुखविंदर ने भी ये बात कबूल कर ली है। इन खुलासों के साथ गोवा पुलिस ने इस केस को सॉल्व करने का दावा किया। सुनिए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने क्या कहा। सोनाली फोगाट के केस में एक भी विक्टिम नहीं छूटेगा। बिहाइंड द बार्स ऑलरेडी उनको कर दिए हैं। उसकी अभी भी इन्वेस्टिगेशंस और ऑन है। हम पूरी तरह से पूरी इन्वेस्टिगेशन इनकी करेंगे और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि CBI के लिए देनी चाहिए, लेकिन मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। फिर भी उनकी रिक्वेस्ट रही तो केस CBI के लिए देना चाहिए, तो हम जरूर इसके ऊपर सोचेंगे। लेकिन उसका पूरा रिपोर्ट जो आज तक इन्वेस्टिगेशन हो गई है, उनका रिपोर्ट आज शाम तक हम DGP हरियाणा और CM हरियाणा के लिए भी भेज देंगे। तो आपने देखा कैसे दुमका, चित्रदुर्ग और गोवा में भरोसा टूटा, कभी समाज से, कभी धर्म पर और कभी निकट सहयोगी से। हमारे देश या दुनिया में इंसान के वहशीपन का इलाज नहीं है। बस इतना ही हो सकता है कि कानून अपना काम करे, सख्त से सख्त सजा हो, ताकि लोग भरोसा तोड़ने से पहले लाख बार सोचें और हम अपने घर की लड़कियों को, अपने समाज की लड़कियों को ये भरोसा दिला पाएं कि जब उनके साथ कोई कुछ गलत करे तो वो प्रतिरोध करें, इसके बारे में शिकायत करें और परिवारों में इस बात का माहौल बने कि जब लड़कियां ये सब बताएं
तो उनको साहस दिया जाए, उनके साथ खड़े होकर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।